नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला का लगातार दूसरी बार चुनाव, ध्वनिमत से हुआ फैसला। ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष बनने पर पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने किया गिरफ्तार। डोडा जिले के गंगडोह पुलिस स्टेशन के सेनू इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई शुरू। पिछले दिनों डोडा में हुई आतंकवादी घटना के बाद से सुरक्षा बल चला रहा है सर्च ऑपरेशन। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज अमेरिकी कोर्ट से हुए रिहा। अमेरिकी रक्षा विभाग संबंधित गुप्त दस्तावेज हासिल करने और उनका खुलासा करने के षड्यंत्र के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद आखिरकार हुई रिहाई। और देश के बाकी बचे हुए हिस्सों की ओर आगे बढ़ा दक्षिण पश्चिम मॉनसून। दक्षिण भारत से लेकर उत्तर पूर्व तक भारी से भारी वर्षा का अलर्ट हुआ जारी। और खबरों को विस्तार से देखते हैं। आपको बता दें कि ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। जी हां, ओम बिरला को ध्वनिमत से 18वीं लोकसभा का नया स्पीकर चुना गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको आसन तक लेकर पहुंचे। ध्वनिमत पर विपक्ष ने डिवीजन की मांग नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्ष पद के लिए ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनुमोदन किया। इस प्रस्ताव को प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने सदन में मतदान के लिए रखा और इसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। इसके बाद कार्यवाहक अध्यक्ष महताब ने बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ओम बिरला को अध्यक्षीय आसन तक लेकर गए। जब ओम बिरला ने अध्यक्षीय आसन को ग्रहण किया तो प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी और रिजिजू ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। Put the motion moved by Sri Narendra Modi and seconded by Sri Rajnath Singh to the vote of the House. The question is that Sri Om Birla, a member of this House, be chosen as the Speaker of this House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Sri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ओम बिरला की अध्यक्षता में 17वीं लोकसभा में संसद में ऐतिहासिक निर्णय हुए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ओम बिरला की अध्यक्षता में 17वीं लोकसभा में ऐसे कई ऐतिहासिक विधेयक पारित हुए जिसने देश के लिए एक मजबूत नींव बनाई। 17वीं लोकसभा में मैं कहता हूं कि संसदीय इतिहास का वो स्वर्णिम कालखंड रहा है। आपकी अध्यक्षता में संसद में जो ऐतिहासिक निर्णय हुए, आपकी अध्यक्षता में सदन के माध्यम से जो सुधार हुए हैं, ये अपने आप में एक सदन की भी और आपकी भी विरासत है। और भविष्य में 70वीं लोकसभा के संबंध में जब विश्लेषण होंगे, उसके विषय में लिखा जाएगा तो भारत के भविष्य को नई दिशा देने में
आपकी अध्यक्षता वाली 70वीं लोकसभा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 17वीं लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास विधेयक, सामाजिक आर्थिक और राष्ट्रीय महत्व के ऐसे कितने ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कानून 17वीं लोकसभा में आपकी अध्यक्षता के अंदर इस सदन ने पारित किए हैं और देश के लिए एक मजबूत नींव बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सब चाहते हैं कि सदन में नियमों का पालन सभी करें। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ओम बिरला ने अध्यक्ष के तौर पर कड़े निर्णय लिए, इसके लिए वो अभिनंदन के अधिकारी हैं। हम सब चाहते हैं कि सदन में आचरण, सदन के नियमों का पालन हम सब करें, और आपने बड़े सटीक तरीके से, संतुलित तरीके और कभी कभी कठोरता के साथ भी फैसले लिए हैं। मैं जानता हूं कि ऐसे निर्णय आपको पीड़ा भी देते हैं, लेकिन सदन की गरिमा और व्यक्तिगत पीड़ा में आपने सदन की गरिमा को पसंद किया और सदन की परंपरा को बनाने का प्रयास किया। ये साहसपूर्ण काम के लिए भी आदरणीय अध्यक्ष जी, आप अभिनंदन के अधिकारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने P20 सम्मेलन का जिक्र करते हुए कहा कि ओम बिरला की अध्यक्षता में G20 के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में अच्छे निर्णय हुए हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस सम्मेलन से विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा बढ़ी है। G20 भारत की सफलता के एक महत्वपूर्ण पृष्ठ है, लेकिन बहुत कम चर्चा हुई है, वो है P20। और आपके नेतृत्व में G20 देशों के जो पीठासीन अधिकारी हैं, स्पीकर्स हैं, उनका सम्मेलन आपकी अध्यक्षता में हुआ। और अब तक P20 के जितने सम्मेलन हुए उसमें ये ऐसा अवसर था कि दुनिया के सर्वाधिक देश आपके निमंत्रण पर भारत आए और बहुत ही उत्तम प्रकार के निर्णय उस समिट में हुए, और उसने विश्व में भारत की लोकतंत्र की जो प्रतिष्ठा है उसको गौरव देने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। और 18वीं लोकसभा के लिए कोटा बूंदी से भाजपा सांसद ओम बिरला एक बार फिर से लोकसभा के अध्यक्ष बन गए हैं। तो क्या रही है ओम बिरला की राजनीतिक पृष्ठभूमि, जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। The question is भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के कोटा से सांसद ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुन लिए गए हैं। 22 वर्षों में ओम बिरला एकमात्र ऐसे अध्यक्ष हैं जो 5 साल तक अध्यक्ष रहने के बाद दोबारा लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं। साथ ही दोबारा लोकसभा अध्यक्ष बनकर ओम बिरला ने राजस्थान से ही आने वाले बलराम जाखड़ की बराबरी कर ली है, जो 2 बार लगातार लोकसभा अध्यक्ष बने थे। अगर बात करें ओम बिरला की राजनीतिक पृष्ठभूमि की, तो 23 नवंबर 1962 को राजस्थान के कोटा में जन्मे ओम बिरला ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कोटा जिले के भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में 1987 में की थी। इसके बाद 1991 में उन्हें राजस्थान भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। फिर 1997 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। बता दें कि ओम बिरला ने 2003 में कोटा दक्षिण से पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और कांग्रेस के शांति धारीवाल को 10,101 वोटों से हराकर जीत हासिल की।
फिर 2008 में उन्होंने कांग्रेस के रामकिशन वर्मा को 24,252 वोटों से हराकर कोटा दक्षिण विधानसभा से ही जीत हासिल की। फिर 2013 में भी कांग्रेस के पंकज मेहता को हराकर कोटा दक्षिण से विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाई। 2019 में 17वीं लोकसभा के चुनाव में फिर से कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद के रूप में चुने गए। मोदी 2.0 सरकार में ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने सभी को चौंका दिया था। 19 जून 2019 को सर्वसम्मति से ओम बिरला को 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया और अब 2024 में 18वीं लोकसभा के चुनाव में कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने वाले ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन हो गए हैं। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए। ओम बिरला के कार्यकाल में ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 3 तलाक, महिला सशक्तिकरण अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, नागरिकता कानून जैसे महत्वपूर्ण अधिनियमों को मंजूरी मिली और साथ ही ओम बिरला के कार्यकाल में ही देश को नया संसद भवन मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के डोडा के गंदोह इलाके में मुठभेड़ शुरू हुई है। गंदोह पुलिस स्टेशन के सिनू इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच ये मुठभेड़ जारी है। आपको बता दें कि पिछले दिनों डोडा में हुई आतंकवादी घटना के बाद से सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उनतीस जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस की सुरक्षा विंग ने जम्मू में अमरनाथ बेस कैंप के आसपास के इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसके तहत सुरक्षा बलों ने जम्मू बेस कैंप में अमरनाथ यात्रा का ट्रायल रन आयोजित किया। यात्रा को देखते हुए साथ ही साथ सीमाओं से लगे सभी इलाकों पर नाकाबंदी कर दी गई है। और आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा और इस समय क्या कुछ चल रही है कार्रवाई, आइए देखते हैं। ओके, आपको पर्याप्त मौका दे देंगे। ओके ओके, प्लीज प्लीज। माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के माननीय सदस्यगण, सभी राजनीतिक दलों के नेतागण, माननीय सदस्यगण, मुझे इस महान सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में प्लीज, मैं आपको सबको मौका दूंगा। प्लीज प्लीज, अमरनाथ जी प्लीज, अवैसी जी प्लीज, सबको मौका दें। बैठिए, एक एक मिनट बोलना, एक एक मिनट प्लीज, एक एक मिनट प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज। असाउद्दीन ओवैसी जी, एक एक मिनट बोलना, एक एक मिनट प्लीज बैठिए, बैठिए। आपको नहीं बुलाया। माननीय सदस्यगण, जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, वह बैठ जाया करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। असाउद्दीन ओवैसी जी। सर, मैं आपको अपनी जानिब से, पूरे मुल्क की जानिब से मुबारकबाद देता हूं और मुझे यकीन है कि आपकी पार्लियामेंट की आवाम इस बात पर फख्र कर रही है कि आप दूसरी मर्तबा इस ऐवान के स्पीकर बने हैं। सर, आप इस हाउस
तो ये आप लोकसभा से सीधा प्रसारण देख रहे थे और अब खबरों में बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। 29 जून को शुरू हो रही यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण स्थल पर तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। श्रद्धालु लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दक्षिण जम्मू के एसडीएम ने यात्रियों के रजिस्ट्रेशन से जुड़े इंतजामों पर बात की। उन्होंने बताया कि यात्रा का पंजीकरण कराने के लिए 3 ऑफलाइन सेंटर बनाए गए हैं। हमारा टोकन सेंटर जो है वो सरस्वती धाम है और हमारे 3 ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन सेंटर्स हैं। एक वैष्णवी धाम है, एक महाजन हाल है और एक पंचायत जो है भवन है। ये 3 बनाए गए हैं। हम यहाँ से इन तीनों सेंटर्स के लिए जो टोकन स्लिप्स हैं वो यात्रियों को इशू करते हैं। उसी के आधार पे उनकी रजिस्ट्रेशन होती है और उसी के आधार पे डिसाइड होता है वो किस दिन यात्रा करेंगे। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, इसके साथ ही साथ राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को केजरीवाल से अदालत में पूछताछ और उनकी गिरफ्तारी की मांग से जुड़े दस्तावेज पेश करने की इजाजत दी। सीबीआई ने आज अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और केजरीवाल की कस्टडी की मांग की गई, जिसके बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ विकास सारथी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विकास, जिस बात की उम्मीद लगा रहे थे हम लोग भी, आखिरकार सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल शहला, और इस समय बहस चल रही है स्पेशल सीबीआई रावत की यहाँ पर रख अरविंद में जो भूमि साजिश करता है उनके जो एक्ट्स थे वो क्रिमिनल एक्ट्स से क्रिमिनल इंटेंट के साथ किए गए थे। और इस वक्त वो एक टाइमलाइन पढ़ रहे हैं कि कैसे नीति बनने से पहले ही जो साउथ लॉबी है उसके साथ बैठक की एक मैसेज भेजा गया जो सीधे चीफ मिनिस्टर की ओर से भेजा गया था। और साउथ लॉबी ने खुद जो आबकारी नीति थी उसकी एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसको बाद में दिल्ली सरकार ने अपनाया। उससे पहले जो अधिकारी इस नीति को लेकर के अपनी आपत्तियां जताते रहे, जो आबकारी विभाग के अधिकारी थे उनको हटा दिया गया और इस तरह से 2 अफसरों को हटाने के बाद तीसरे अधिकारी से इस आबकारी नीति को मंजूरी दिलवाई गई। तो जो पूरी क्रिमिनलिटी थी इस मामले में, जो भी पूरा एक साजिश थी, उसको बिंदुवार यहाँ पर सरकारी वकील कोर्ट के सामने रख रहे हैं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील को मौका मिलेगा कि वो सीबीआई ने जो हिरासत ली है उसका विरोध करें और कितने दिन की सीबीआई रिमांड यहाँ पर मांगती है वो भी जब सुनवाई दोनों पक्षों की हो जाएगी उसके बाद स्थिति और साफ हो पाएगी शैला। लेकिन अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि आप देखें कल इससे पहले हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर जो रोक लगाई थी उसको बरकरार रखा है। निचली अदालत के आदेश में कई कमियां पाई थी हाई कोर्ट ने और इसीलिए इसको स्टेड रखा था। और इस बीच में सुप्रीम कोर्ट में भी अरविंद केजरीवाल ने अपनी पुरानी याचिका वापस ली है। उनका कहना है कि वो संशोधित याचिका यहाँ पर दायर करेंगे क्योंकि जो पहले याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई थी वो हाई कोर्ट के आदेश आने से पहले थी, तो इसमें ग्राउंड्स अलग हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी पुरानी याचिका को वापस लेकर के नई पिटीशन फाइल करने का फैसला किया है। तो कुल मिलाकर अभी अरविंद केजरीवाल के बाहर आने का या किसी तरह की राहत का रास्ता यहाँ पर बहुत पास नहीं दिख रहा है। अभी उनको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी कानून। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से विकास अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, यानी कि ये तो है कि सीबीआई के पास पर्याप्त दस्तावेज हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए सीबीआई के लिए जो भी सरकारी वकील ने बातें रखी उससे आप समझें कि उसकी अपनी तैयारी काफी पुख्ता है और उन्होंने या अरविंद केजरीवाल की कुछ इस मामले के उसका अरविंद केजरीवाल ने खुद अपना फोन कभी सीबीआई को उसका लॉक नहीं बताया, तो वहां से तो सीबीआई कुछ खास नहीं निकाल पाई। लेकिन जो अन्य आरोपी हैं उनके फोन से जो जानकारी मिली है उससे ये सीबीआई का कहना है कि सीधे अरविंद केजरीवाल इस साजिश में शामिल थे। जो नीति बनाई गई वो पूरी तरह ये सोच करके बनाई गई कि एक खास लॉबी, साउथ लॉबी को फायदा पहुंचे। इसके बदले में जो मुनाफा था उसके मार्जिन को भी जो पहले 5 या 6% होता था उसको बढ़ा करके प्राइवेट प्लेयर्स के लिए 12% किया गया।
इसमें यह भी बताया गया कि किस तरह से तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर जो एक एक्साइज कमेटी का हिस्सा थे, उन्होंने पूरी तरह प्राइवेटाइजेशन का विरोध किया था, लेकिन उनकी नोटिंग्स जो थी उनको गायब कर दिया गया। वो फाइल और वो नोटिंग सीबीआई बरामद नहीं कर पाई लंबे वक्त तक, ये भी यहाँ पर सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है। तो ये भी एक डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस की जब बात करेगी सीबीआई की, क्यों उसको लगता है कि अरविंद केजरीवाल अभी बाहर ना आए, किसी तरह की उनके साथ रियायत ना बरती जाए, तो इन सब चीजों का भी जिक्र किया जाएगा कि कैसे पूरी एक फाइल गायब है, कैसे जो पुराने 2 एक्साइज के अधिकारी थे उनकी नोटिंग्स गायब थी। ये सारी चीजें यहाँ पर सीबीआई अपना केस बिल्डअप कर रहा है और उसके बाद ये साफ होगा कि आज स्पेशल कोर्ट किस तरह की डायरेक्शन, किस तरह का आदेश देता है, कितने दिन की रिमांड सीबीआई मांगेगी और कितने दिन की रिमांड मिलेगी। बिल्कुल, जिस तरह से देखिए अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसता जा रहा है, उनके जो भी इसमें शामिल लोग हैं उन पर शिकंजा कसता जा रहा है, बचने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के पास क्या कुछ विकल्प बचे हैं, किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे? देखिए, अब पहले तो उनको जो ईडी मामले में उनकी जमानत पर जो एक अड़चन आई है हाईकोर्ट के आदेश से, उसको दूर करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर करेंगे। सीबीआई मामले में जो रिमांड का जो भी ऑर्डर आएगा उसको भी वो चुनौती देंगे। पहले हाईकोर्ट जाएंगे, आमतौर पर सब हाईकोर्ट जाते हैं, वो भी उम्मीद है कि हाईकोर्ट ही पहले जाएंगे और सीबीआई रिमांड को चुनौती देंगे। लेकिन कब देंगे, क्या वो वेट करेंगे पहली रिमांड की जो भी समय सीमा है उसको पूरा होने तक, कि जब उनको वापस से इसी कोर्ट में पेश किया जाएगा रिमांड अवधि खत्म होने पर, उस वक्त वो इस बात को उठाएंगे, यहीं पर जमानत की मांग करेंगे। ये सारी चीजें आने वाले दिनों में साफ होगी। लेकिन अभी जो उनको एक राहत मिलती दिखी थी ईडी मामले में, सबसे पहले वो उस रुकावट को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में नए सिरे से एक याचिका दायर करेंगे। बिल्कुल, अब इन सब परिस्थितियों में सरकार का क्या, दिल्ली सरकार किस तरह से मतलब क्या जेल में बंद रहकर ही वो सरकार को चलाएंगे? आखिर दिल्ली की जो जनता है उसके साथ न्याय कैसे होगा? बिल्कुल शैला, ये स्थिति तो बहुत लंबे समय से साफ है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। वो बार बार इस बात को दोहरा चुके हैं और हम देख रहे हैं कि तमाम तरीके के आरोप उन पर लगे हैं। खासतौर से आजकल जो पानी का संकट चल रहा है उसको लेकर के लोग नाराज हैं, विपक्षी दल उन पर आक्रामक हैं। कुछ मामलों में हाईकोर्ट ने भी उन पर टिप्पणियां की थी। आप याद करें कि जब स्कूलों में बुक्स अवेलेबल नहीं थी तब हाईकोर्ट ने बहुत कड़ी टिप्पणियां की थी दिल्ली सरकार के खिलाफ कि इतने महत्वपूर्ण विषयों को भी टाला जा रहा है, यानी सरकार काम नहीं कर रही है। लेकिन इतनी गंभीर टिप्पणियों के बाद भी अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है तो इस बात की उम्मीद बहुत कम है कि वो अब इस्तीफा देंगे। वो जिस रुख पर वो कायम थे कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, लगता है कि वो उस पर आगे आने वाले दिनों में भी उसी रुख पर बने रहेंगे। तो बिल्कुल बड़ी खबर इस वक्त यही है कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों से अपडेट साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आगे आप देखेंगे एक्सप्रेस न्यूज़ मेरी सहयोगी कृतिका के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।